ठाणे के खारे गांव टोल नाके पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जमकर तोड़फोड़। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की मौजूदगी में हुई गुंडागर्दी। मुंबई से नासिक जाते वक्त टोल पर कार्यकर्ताओं ने राज को रोका था। सुबह एमएनएस कार्यकर्ता सगुप्ता पिंपले से टोल मांगने को लेकर हुआ था विवाद। टोल कर्मचारी से हुआ थी गाली गलौज। धरा रह गया पुलिस का भारी बंदोबस्त। बेधड़क तोड़फोड़ करते रहे एमएनएस कार्यकर्ता। देर से मुस्तैद हुई पुलिस। हिरासत में लिए गए करीब 100 एमएनएस कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला। 22,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। सरकार ने आपके आरोपों को किया खारिज। नवाब मलिक ने कहा पब्लिसिटी पाने के लिए लगाया झूठा इल्जाम। नवाब मलिक ने आपके नेता योगेंद्र यादव की बिल्डरों और फाइनेंसरों के साथ हुई मीटिंग पर उठाया सवाल। बोले बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ जनता को बताएं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश मारिया की नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। जनहित याचिका दायर। याचिकाकर्ता का दावा कमिश्नर पद की दौड़ में रहे अहमद जावेद और विजय कामले की सीनियरिटी की अनदेखी की गई। पीआईएल में हाईकोर्ट से तीनों अधिकारियों की नियुक्ति पर स्टे की मांग। सरकार से नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज पेश करवाने की मांग। आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर को राहत। सीबीआई ने हलफनामे में दी क्लीन चिट। शिवाजीराव पाटिल पर लगातार राजस्व मंत्री रहते आदर्श को कई मंजूरी देने का इल्जाम। मंजूरी के बदले दामाद को सोसाइटी में फ्लैट मिलने का भी था आरोप। सीबीआई ने हलफनामे में कहा कि आदर्श में फ्लैट लेने वाले शिवाजी पाटिल के दामाद अरुण धवले और सोसाइटी के प्रमोटर रहे गिडवानी के बीच हुई लेनदेन और सोसाइटी से जुड़े बाकी बेनामी ट्रांजैक्शन की जांच अभी जारी है। हेल्पलाइन नंबर 103 पर यौन हिंसा की शिकायत करने पर पीड़ित के घर पर जाकर खुद शिकायत दर्ज करेगी महिला पुलिस। नए पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का ऐलान। अब मुंबई के किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का ऐलान। महिलाओं और बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए राकेश मारिया बनाएंगे एक अलग डेस्क। लड़कियों के कॉलेजों के पास होगा यह डेस्क। दक्षिण मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। डिवाइडर पर चढ़कर पलटी तेज रफ्तार कार में सवार थे 5 स्टूडेंट। 2 की हालत गंभीर। 50 मीटर तक घिसटती रही थी कार। अपनी पत्नी को बेचने की कोशिश करता एक शख्स गिरफ्तार। यूपी से पत्नी को घुमाने के नाम पर लाया था मुंबई। नवी मुंबई के मोसारा गांव में जिंदा बम के जखीरे से दहशत। ईरान इराक युद्ध के लिए तैयार किए गए थे विस्फोटक। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राजीव गांधी के कातिलों की रिहाई के आदेश पर नाराजगी। निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय की बढ़ी मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को पेश होने का भेजा समन। शेयर बाजार में 5 दिनों से जारी तेजी थमी। सेंसेक्स 186 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में भी आई 61 अंक की गिरावट। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरा रुपया। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिजली के मुद्दे पर सवार होकर जनता के दरवाजे तक पहुंची थी। अब लगता है कि महाराष्ट्र में भी वो बिजली को मुद्दा बनाकर लोगों तक पहुंचना चाहती है। आज पार्टी की नेता अंजलि दामानिया ने आरोप लगाया कि राज्य में 22,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। अगर ऐसे घोटालों को रोका जा सके तो बिजली का बिल आधा हो जाएगा।
महाराष्ट्र में अपना चुनाव प्रचार शुरू करने के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी ने वो काम शुरू कर दिया है जिसमें वो माहिर मानी जाती है। जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया, घोटालों का पर्दाफाश। ये पूरा घोटाला, एक तो जो कम कोल लिया गया उसका, जो इम्पोर्टेड कोल लिया गया उसका। नागपुर से नितिन गडकरी को टक्कर देने के लिए तैयार अंजलि दमानिया ने महाराष्ट्र में 22,000 करोड़ का बिजली घोटाला होने का आरोप लगाया है। दमानिया के मुताबिक महाराष्ट्र में बिजली मंत्रालय और बिजली वितरण में लगी कंपनियों में फैले भ्रष्टाचार के चलते 22,000 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। महाजनको को सरकारी कंपनी कोल इंडिया से 410 लाख टन का कोयला आवंटित होता है, लेकिन उसने सिर्फ 300 लाख टन कोयला ही उठाया ताकि बाकी का कोयला निजी कंपनियों से खरीद कर उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। यही नहीं, अंजलि का आरोप है कि महाजन को कोयले को चोरी छुपे बेचती भी है। कोयले में मिलावट भी की जाती है और मिलावटी कोयले से बिजली उत्पादन का खर्चा बढ़ता है। पार्टी का ये भी आरोप है कि 2900 करोड़ रुपए सरकार ने महंगे कोयले के आयात पर खर्च किए। कोल जो इंपोर्ट किया जा रहा था उसके वजह से 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा था। और तीसरी बात ये जो है कि ये पूरा घोटाला, एक तो जो कम कोल लिया गया उसका, जो इम्पोर्टेड कोल लिया गया उसका, और जो कैपेसिटी पूरी प्रोडक्शन नहीं चल रही है, ये मिलाकर केपेक्स का खर्चा मिलाकर एट सब ऑप्टिमल लेवल वो खर्चा अबाउट 22,000 करोड़ का है। पार्टी ने मांग की है कि कोयले की शुद्धता और मात्रा को लेकर ऑडिट होना चाहिए और जब तक कोल इंडिया से पूरा कोयला नहीं उठा लिया जाता, निजी कंपनियों से कोयला खरीदने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दमानिया ने इसके लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि उनके पास लंबे समय तक बिजली विभाग रहा। पर राज्य सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत ठहराया। सरकार का कहना है कि आपके लगाए आरोप झूठे हैं। केंद्र के नियम के मुताबिक 8% कोयला आयात किया जाता है। आपने इसके लिए 12,000 करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाया है, जबकि इस कोयले के आयात में सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इससे पता चलता है कि आपके आरोप निराधार हैं। अंजलि दमानिया द्वारा लगाए गए आरोप सिर्फ ये पब्लिसिटी के लिए हैं। जो आरोप लगाए गए कि ये भारतीय कोयला को ना इस्तेमाल करके विदेशी कोयला मंगाया गया। महाराष्ट्र में यहाँ पे लोड शेडिंग थी। सरकार ने फैसला करके कि हमारी क्षमता पूरी तरह से कायम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसलिए विदेशी कोयला लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नेताओं को उस वक्त भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पत्रकारों ने कई बार उनके रखे आंकड़ों को सही करवाया। वो तो आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वैसे भी 8 रुपए दे रहा है। मुंबई से दिवेश नायर और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। नवी मुंबई के गांव में बीचों बीच सालों से हथियारों, विस्फोटकों का बड़ा जखीरा पड़ा है, लेकिन ना तो बमों को निष्क्रिय किया गया है और ना ही जखीरे को गांव से हटाया गया है। दरअसल ये जखीरा उस कबाड़ का हिस्सा है जिसे इराक ईरान युद्ध के बाद आयात किया गया था। इसमें कई जिंदा बम हैं। इस वजह से गांववासी हमेशा खौफ के साए में रहते हैं। नवी मुंबई के मोसारा गांव का ये कमरा पूरे गांव के लिए दहशत का केंद्र है। दरअसल ये कमरा ठिकाना है 50 हथगोले, 1000 से ज्यादा कारतूस, रॉकेट और मोर्टार बम का। सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यही सच है। ये विस्फोटक अक्टूबर 2004 में एक छापेमारी के दौरान पुलिस को यहाँ मिले थे। सूत्रों के मुताबिक अभी कई बम जिंदा हैं और बड़ा धमाका करने की क्षमता रखते हैं। स्थानीय लोगों के मन में हमेशा धमाकों का डर बना रहता है। बॉम्ब बिम घेतले तर आम्हाला त्रास होणार आणि स्पॉट झाला तर आम्हाला भी त्रास होणार। यह बम का जखीरा कितना खतरनाक हो सकता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश के एक कबाड़खाने में इसी बम के जखीरे का एक हिस्सा मिला था। उस वक्त कबाड़खाने में मजदूर काम कर रहे थे और तभी उस जखीरे में विस्फोट हो गया जिसमें 10 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई थी। ये ईरान इराक वॉर जो है तो उसके बाद ये स्क्रैप करके इंपोर्ट हुआ था। उसके बारे में कस्टम्स ने हमारे पास इंटीमेशन दिया था, उसमें लीगल एक्शन भी हुई है और ये जो सामान है वो हमारे पोजीशन में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन हथियारों को लेकर आयुध कारखानों, एनएसजी और सेना को कई खत लिखे गए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसके डिस्पोजल के बारे में हमने एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट जो कुछ है तो उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री हार्डवेयर है और इसको डिस्पोजल हम नहीं कर सकते। तो हमने अभी मिलिट्री यूनिट्स जो है महाराष्ट्र की, तो उनसे भी बातचीत हमने की है। पर अब ये बड़ा सवाल सामने है कि अगर ये बम फटे या गलत हाथों में पड़ जाएं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? नवी मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
आज तक।